अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। अग्रवाल विला। आज वीकेंड था तो काव्यांश आराम से सोया हुआ था। कांची के लेट सोने की वजह से कांच भी सो रही थी। काव्यांश की आंखें खुली तो अपने सामने कांची सुकून से सोते देखकर उसे काफी सुकून मिल रहा था। आज वीकेंड था और वह इस वीकेंड को अपनी जिंदगी के साथ जीना चाहता था। काव्यांश अपनी कोनी को बेड पर टिकाकर अपने हाथों पर अपने चेहरे को रखकर कांची को शिद्दत से देखने लगा। कांची की बॉडी पर सारे बाइट मार्क अब हल्के हो गए थे। काव्यांश कांची के गालों पर आए लिटों को अपने एक उंगलियों से पीछे करते हुए कांची के गुलाबी गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग जानम। काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। काश तुम बाकी लड़कियों की तरह होती जो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने का सपना देखती है। काश हमारी किस्मत इतनी बुरे हालातों से ना जुड़ी होती, तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। मैं नहीं जानता मेरा प्यार कब इश्क में बदल गया, लेकिन अब तुम मेरे जीने की आखिरी वजह बन चुकी हूँ। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खो नहीं सकता। तुम्हें अपने पास रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा तो मैं वह भी करूँगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा जानम। काव्यांश कांची के ऊपर झुककर अपने ठंडे लबों को कांची के फोरहेड पर रखकर अपने प्यार की निशानी दे रहा था। आज की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह थी। आज उसका इश्क, उसकी सनक उसके बिल्कुल करीब थी। काव्यांश ने कांची को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर बेड से उठकर बाथरूम में चला गया। यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी। कियारा जब डिस्पेंसरी आई तो डिस्पेंसरी में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। कियारा को अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद ही फर्स्ट एड किट उठाकर अपने घुटने पर लगे चोट को साफ करने का फैसला किया। वह जैसे ही फर्स्ट एड किट लेकर डिस्पेंसरी में मौजूद बेड पर बैठी तभी मनन उसके सामने आकर फर्स्ट एड किट उसके हाथों से लेते हुए उसके सामने एक चेयर पर बैठ गया। वह ध्यान से कियारा के जख्मों को देखने लगा, लेकिन एक वर्ड भी नहीं कहा। कियारा हैरानी से मनन को देख रही थी। कियारा फर्स्ट एड किट को पकड़ते हुए कहा, मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मनन ने डांट मारने की टोन में कहा, जरूरत तो मैच की भी नहीं थी, पर तुमने खेलना। अब चुपचाप से बैठो, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ। कियारा ने मनन के चेहरे को देखते हुए मनन से पूछा, मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं आप? एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट की इतनी फिक्र करे, थोड़ी अजीब बात नहीं है। कियारा मनन के हाथ को पकड़ते हुए कोल्ड टोन में कहा, मैंने कहा ना, मैं खुद कर सकती हूँ। ये सब करके आप मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में कोई भी स्कैंडल नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं, और सच बताऊं तो मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देती हूँ, मुझे दुनिया के हर एक मर्द से नफरत है, सिवाय अपने भाई को छोड़कर। दुनिया में वह एक अकेले ऐसे मर्द है जिससे मैं नफरत नहीं करती। इसलिए आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज मुझे कंट्रोल करने की या मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं कभी किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं आने वाली। आप एक प्रोफेसर हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो प्लीज एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के बीच जो लिमिट होती है आप उसे क्रॉस करने की कोशिश मत करिए। मनन अपने दूसरे हाथ कियारा के हाथ को अपने हाथ से हटाकर कियारा से कहा, हो गया तुम्हारा जाना। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो मनन माथुर की कोई लिमिट नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह आज का सच है, और आने वाले वक्त में मैं तुमसे शादी करूँगा, ये तुम्हारा फ्यूचर है। रही बात स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच की लिमिट के, तो मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कियारा ने मनन से कहा, पहली बात, मेरा नाम कियारा राजपूत है, मुझे जाना कहना बंद करिए। एक स्टूडेंट और प्रोफेसर में कभी प्यार नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप एक गलत लड़की के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। मेरे लिए प्यार, इश्क और मोहब्बत कोई एहसास नहीं है, बल्कि एक बीमारी है।
जिस इंसान को ये बीमारी लग जाती है ना वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता, या तो वो हमेशा के लिए चलती फिरती लाश बन जाता है। यह मौत उस गले लगा लेती है। मैं इश्क मोहब्बत जैसी बीमारी से दूर रहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी के बहुत ऐसे मकसद हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मनन कियारा की चोट को साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, तुम भी यहीं रहोगी जाना और मैं भी यहीं रहूंगा। वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे भी ज्यादा इश्क होगा। तुम मुझसे ऐसा इश्क करोगी कि चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मुझे किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हें ये बीमारी जरूर होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मनन एक ऐसा शख्स था जिसके करीब आने से कियारा को चीड़ नहीं होती थी। कियारा को नफरत महसूस नहीं होती थी, गुस्सा भी नहीं आता था, दूर जाने का दिल भी नहीं करता था। जो फीलिंग उसे सभी लड़कों से आती थी वो उसे मनन से बिल्कुल भी नहीं आती थी। कियारा अपने चेहरे को मनन की तरफ से फेरते हुए कहा, खुली आंखों से ख्वाब देखना पागलों की निशानी होती है। ऐसे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। मनन कियारा की बैंडेज कर खड़े होते हुए कियारा के चेहरे को अपने हथेलियां में लेते हुए कियारा के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, तुमने सही कहा, मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। और एक बात, आगे से कभी ऐसे कपड़े पहनना मत। आज मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी। अगली बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझ में आया? जाना अब क्लास में जाओ और पढ़ो। बहुत हुई तुम्हारी मस्ती, अब तुम मुझे कहीं कोई और मस्ती करते ना दिखाओगे। इतना कहकर मनन अपने लब को कियारा के लेफ्ट गाल पर रखते हुए हल्के से किस करते हुए कहा, लव यू जाना, टेक केयर। इतना कहकर वह डिस्पेंसरी से बाहर चला गया। कियारा बर्फ की तरह जमी रह गई। उसे समझ में नहीं आता था कि जब भी मनन उसके इतने करीब आता था तो उससे हो क्या जाता था। वह क्यों बर्फ की तरह जम जाती थी? वह चाहकर भी क्यों कोई रिएक्ट नहीं कर पाती थी? उसने गुस्से से अपने गाल को साफ करते हुए कहा, छिछोरे गुंडे कहीं के। मनन, जिसने डिस्पेंसरी से बाहर कदम रखा था, कियारा के मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुन मुस्कुराने लगा, लेकिन दो लाल खतरनाक नजरें उन्हें नफरत से देख रही थी। कराची लॉकअप। उस लॉकअप के अंदर एक आदमी के दोनों हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। उसके पैर भी जंजीर से बंधे हुए थे। उसे आदमी की हालत दिखने में बहुत ही खराब थी। उसे आदमी की बॉडी पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट के निशान नहीं थे। उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा था। उस आदमी को देख लग नहीं रहा था कि वह ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेज राम यानी कांजी के डैड थे। उस लॉकअप का गेट खुला और एक आदमी अंदर आया। यह आदमी उस लॉकअप का हेड था, जिसका नाम सिराज था। सिराज उसे लॉकअप में मौजूद चेयर पर बैठे हुए मेजर राम को देखते हुए कहा, छू छू छू, क्या हालत हो गई तुम्हारी मेजर राम? अगर तुमने हमारे साथ हाथ मिला लिया होता, हमारी बात मान ली होती तो तुम्हें इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। तुम एक ईमानदार ऑफिसर होने के बावजूद अपने देश के लिए गद्दार बन गए। तुम्हारी एक ना की वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चे को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और तुम आज भी इस लाहौर के लॉकअप में बंद हो। अगर तुम अपनी ईमानदारी को साइड में रख देते हैं और हमारे इलीगल वेपन को शरद के इस पार से उस पार जाने देते तो ये दिन नहीं देखते, बल्कि अपने मुल्क में अपने फैमिली के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीते। मेजर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जो सच होते हैं उनका सच अपने आप सामने आ जाता है। ये सब तो मेरी किस्मत लिखा था और कोई अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। मुझे एक आर्मी ऑफिसर होने पर गर्व है। अफसोस तो तुम्हारे लिए हो रहा कि तुम जैसे गद्दार ऑफिसर की वजह से पूरे ऑफिसर बदनाम होते हैं। अब बताओ यहाँ क्यों आए हो? सिराज गुस्से से उबल उठा। उसने मेजर राम के गले को पकड़ कर कसते हुए कहा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी, जल्द ही तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद करूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से चला गया। मुंबई।
शौर्य और निधि ने शादी कर ली थी। उस बिल्डिंग में रहने वाला हर इंसान जान चुका था कि वह शौर्य की बीवी है। निधि अपने जे की जॉब कर रही थी। उसकी जिंदगी दोबारा से अपने ट्रैक पर आ रही थी। वो खुश थी कि शौर्य जैसा लाइफ पार्टनर उसकी जिंदगी में आया जो उसे बहुत खुश रखता है, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरी करता है। निधि को शौर्य से प्यार था, यह नहीं वह अभी जान नहीं पाई थी, लेकिन उनके बीच एक हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट थी। निधि शौर्य का पूरा ख्याल रखती थी। उसे कभी कभी डर भी लगता था कि कहीं उसकी खुशियों को उसकी ही नज़र न लग जाए। वह अपने जे स्टूडियो से निकलकर अपनी कार में बैठकर अपार्टमेंट की तरफ कार को मोड़ लिया। वह आज बहुत खुश थी। वह आज अपने और शौर्य के रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहती थी। उसने बुके की दुकान से बुके लिया और फिर कार को ड्राइव करने लगी। बाहर का मौसम अचानक खराब हो गया, जैसे तूफान आने वाला है। मुंबई के मौसम की वैसे भी कोई गारंटी नहीं होती कब तूफान आ जाए और कब सब ठहर जाए। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। निधि की कार सिग्नल पर रुकी थी। वो इधर उधर देख रही थी कि तभी उसे अपने साइड की कार के पीछे शौर्य की कार दिखी। उस कार को देख निधि के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसने कार की बैक सीट पर देखा तो एक लड़की शौर्य की बाहों में थी, जिसके हाथ शौर्य के सीने पर थे। वो लड़की काफी नशे में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक फैली हुई थी। अचानक शौर्य उस लड़की ऊपर झुक गया। वह ऐसे झुका था कि देखने वाले को लगता कि वह दोनों किस कर रहे हैं। निधि यह सब देख शॉक्ड हो गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसे अपने अंदर कुछ टूटने का एहसास हुआ। दिल टूटा था, ये यकीन ये तो वह भी नहीं जानती थी। उसका खूबसूरत सा महल पल भर में टूटकर बिखर गया था। वो ये सब देख नहीं पा रही थी। उसने कार स्टार्ट की तो सिग्नल खुल गया। वह फुल स्पीड में कार को ड्राइव कर निकल गई। वह ड्राइव करते जा रही थी। उसके आंखों से आंसू गिरता जा रहा था। उसकी नज़र पैसेंजर सीट पर रखे रेड रोज के बुके पर पड़ी तो गुस्से उस रोज को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, आई हेट यू शौर्य माथुर, आई हेट यू। उसकी कार की स्पीड बहुत तेज थी। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी कि अचानक से उसे अपने सामने से एक ट्रक आता दिखा। स्पीड इतनी थी कि वह कार को रोक नहीं सकती थी। उसने खुद को बचाने के लिए स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया और एक जोरदार का ब्लास्ट हुआ। बूम! क्या शौर्य और निधि की कहानी का यही अंत था? अग्रवाल विला। कांची की आंख खुली तो उसे ठंड लग रही थी। वह ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए अपने मन में कहा, हाय ये ठंड। वो उसने ब्लैंकेट से सिर्फ अपना मुंह बाहर निकाला था। वो उस वाइट ब्लैंकेट में ऐसी दिख रही थी जैसे वह बिल्ली का छोटा सा बच्चा हो। झुक! कांची का आज उठने का दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। तभी उसे अपने पीलू के पास कुछ महसूस हुआ। उसने जब उठकर देखा तो एक रेड रोज रखा था जिसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था उसके एक एक कांटे किसी ने निकाल कर फेंक कर दिया। उसने रोज के पास पड़े छोटे से कार्ड को उठाया और ओपन किया तो उसमें कुछ लिखा था। कांचे ने पढ़ना शुरू किया, जाना गुड मॉर्निंग। इतना कहकर किसकी इमोजी चुंबन का चिन्ह थी। काजी ने आगे पढ़ना शुरू किया, जानम आज वीकेंड है और मैं यह वीकेंड तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, लेकिन इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं अपने ससुर यानी मेजर राम के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस निकाल कर रखी है, उसे पहन लेना। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम रेडी होगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। आई लव यू जानम। कांची बिना पल के झपकाए उसे कार्ड पर लिखी बातें को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्यांश उसके डैड के बारे में जानता है। कांची जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। जब बाथरूम से आई तो सोफे पर एक पैकेट रखी थी।
कांची ने उसे पैकेट को उठाकर ओपन किया तो उसमें से एक ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी निकली थी। वह साड़ी दिखने में ही बहुत खूबसूरत थी। उस साड़ी को देखकर कांची का मुंह बन गया। उसे हर कपड़े में साड़ी ही सबसे जहर लगती थी। वह तो सिर्फ 2 ही ओकेजन पर साड़ी पहनती थी, एक अपने माँ की डेथ एनिवर्सरी पर और एक अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी पर, क्योंकि उसकी मामा को कांची साड़ी में बहुत पसंद थी। कांची ने साड़ी को उठाया और बाथरूम में चली गई। माथुर हवेली। संजय माथुर सदमे से जमीन पर गिर गए। एक पिद्दी सी लड़की बिना कुछ किए उनका सब कुछ छीन लिया था। उनका सीएम की कुर्सी, उनके 3 बच्चे और उसी वजह से उनका हाथ भी कट गया। संजय माथुर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की ने बिना कुछ किए ही मेरा सब कुछ छीन लिया। बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, अब सामने से लड़ाई होगी। अब मैं इस लड़की का पूरा वजूद ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। रानी उदयपुर चलने की तैयारी करो, लड़की को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे अभी से जीने का हक नहीं है। रानी ने सिर झुकाते हुए कहा, ओके बॉस, मैं तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मीनल जी संजय माथुर को देखते हुए कहा, बस करिए, रुक जाए, अब आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपके 3 बच्चे आपके खिलाफ हो गए हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके 3 बच्चे आपसे नफरत करने लगे और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। इस दुश्मनी को भूल जाए और एक नई शुरुआत करिए। संजय माथुर ने अपनी खूनी आंखों से मीनल माथुर को देखते हुए कहा, मैं दुश्मनी भूलने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो मेरे साथ रहो, वरना तुम भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं अकेला ही काफी हूं उस लड़की को इस दुनिया से खत्म करने के लिए। मीनल माथुर ने अफसोस से संजय माथुर को देखते हुए कहा, कांची अब अकेले नहीं है, उसके साथ काव्यांश खड़ा है। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि काव्यांश कांची के लिए हर हद पार कर सकता है। आपने सिर्फ उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी तो काव्यांश ने आपके साथ गोली मार दी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिद और दुश्मनी के चक्कर में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए आपको हमेशा पछताना पड़े। इतना कहकर वह आन्या के रूम की तरफ चली गई। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। काव्यांश चेयर पर बैठा था और उसके सामने मृत्युंजय बैठा था। मृत्युंजय ने काव्यांश से कहा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारा शक सही था, पाकिस्तान की मिलिट्री को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने मेजर राम को अरेस्ट जरूर किया था, लेकिन मेजर राम के बेगुनाह साबित होने पर उन्हें छोड़ था, लेकिन वह वापस पाकिस्तान से आए ही नहीं, इसलिए इंडिया के सभी लोगों ने यह मान लिया कि वह वाकई गद्दार थे। काव्यांश टेबल पर रखी शोपीस से खेलते हुए कहा, इसका मतलब ये सब माथुर का प्लान था। मतलब कराची के लॉकअप का हेड भी माथुर से मिला हुआ है। वह 6 साल से अपने ही ऑफिसर से झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेजर राम को इंडिया के बॉर्डर के पास लाकर छोड़ने का ऑर्डर उसे ही मिला था। अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। इंडिया का सीएम पाकिस्तान का वह हेड, दोनों ही मिलकर मेजर राम को फंसाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? मेजर राम की किस्मत अच्छी थी कि वो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन बीच में इन लोगों ने गेम खेल दिया। मृत्युंजय सिराज का नंबर मिलेगा। मृत्युंजय ने एक कार्ड देते हुए कहा, ये ले, मैं जानता था तू मुझसे उसका नंबर जरूर मांगेगा। काव्यांश कार्ड को लेकर देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, जानम, मैं तुम्हारे डैड को जल्द ही तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। दोनों ने ही काफी देर कुछ बातें की, फिर मृत्युंजय उठकर ऑफिस से चला गया। काव्यांश भी घड़ी में देखते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी जानम उसका इंतजार कर रही थी। अग्रवाल विला। कांची ब्लैक साड़ी पहने हुए बाहर निकली तो उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो उस ब्लैक साड़ी में कोहिनूर की तरह चमक रही थी। कांची आईने के सामने जाकर खड़ी हुई और अपने बाल को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। वह धीरे धीरे तैयार हो ही रही थी कि तभी उसे रूम का डोर ओपन हुआ और काव्यांश अंदर आया। डोर ओपन होने की आवाज सुन कांची ने डोर की तरफ देखा तो काव्यांश को देखकर अपनी नजरें दोबारा से आईने की तरफ कर लिया।
काव्यांश ने जब कांची को देखा तो वह अपनी जगह पर जम सा गया। काव्यांश ने अपने मन में सोचा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसकी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन बीवी थी। काव्यांश को आज खुद से भी जलन हो रही थी कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। काव्यांश चलता हुआ कांची के बिल्कुल करीब आकर कांची के पीछे खड़े होकर अपना और कांची का आँख आईने में देखने लगा। वह दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहे थे। आईने में उन दोनों की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन रही थी। काव्यांश ने भी ब्लैक फरमान सूट पहना था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था, हाथों में ब्लैक ब्रांडेड वॉच पहनी थी। दोनों की नीली आंखें आईने में एक दूसरे को देख रहे थी। काव्यांश धीरे से अपने हाथों को कांची की ठंडी कमर पर रखा तो कांची सहम सी गई। काव्यांश कांची के बैक को अपने चेस्ट से चिपकाते हुए अपने दोनों हाथों को कांची के खुली नाभि पर रख कांची के कान के पास झुककर सेडेक्टिव वॉइस में कहा, इतनी खूबसूरत दिखोगी तो मेरा ये बदतमीज दिल बेईमान हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। कांची आईने में काव्यांश को घूरने लगी तो काव्यांश ने अपने चिन को कांची के शोल्डर पर रखते हुए कहा, हाइट, तुम्हारी यह कातिलाना आंखें मुझे मदहोश करती है। तुम्हारी यह नशीली आंखें डरती कम और बहकाती ज्यादा है। काव्यांश इस तरह कांची को पकड़े हुए कांची के चेहरे को आईने में प्यार से देखते हुए कहा, जानम, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वादा करता हूँ तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर काव्यांश ने कांची के पेट पर से अपने हाथ को हटाकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर एक रेड वेलवेट कलर की डिब्बी निकली। उसने उस डिब्बे को कांची को देते हुए कहा, जानम, इस ओपन करो। कांची इस खूबसूरत सी डिब्बी को देखते हुए काव्यांश से पूछा, क्या है इसमें? काव्यांश कांची के गालों को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए कहा, खोलकर देखोगे तभी पता चलेगा ना क्या है इसमें। कांची ने उस डिब्बी को खोले तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट था, जिस पर स्टाइल में के लिखा था। उसके पर एक छोटा सा डायमंड लगा था जो चमक रहा था। कांची ने उसे पेंडेंट को देखते हुए कहा, आपने तो ऑलरेडी मुझे डबल के मंगलसूत्र दिया था, तो ये फिर क्यों? काव्यांश दोबारा से कांची पकड़ते हुए कहा, क्योंकि तुमने वो मंगलसूत्र पहनने से इनकार कर दिया था। ये पेंडेंट हमेशा तुम्हारे गले में रहना चाहिए जानम, अगर तुमने इस पेंडेंट को उतारा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काव्यांश अपने पहले वाली टोन में वापस आ चुका था। कांची उस डिब्बी वापस काव्यांश के हाथ में रखते हुए कहा, अब जब लेकर आए हो तो खुद ही पहना दे। काव्यांश मुस्कुराने लगा। फिर से उसका डिम्पल उसके गालों पर चमकने लगा। कांची एक बार फिर उसके डिम्पल को बिना पल के झपकाए कांची देखने लगा। पता नहीं काव्यांश के डिम्पल में ऐसी कौन सी कशिश थी कि कांची चाहकर भी खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रही थी। काव्यांश ने पेंडेंट को निकालकर डिब्बी को टेबल पर रखते हुए कांची के बालों को पकड़कर एक साइड करके कांची को पेंडेंट पहनने लगा। काव्यांश कांची को पेंडेंट पहनकर कांची को आईने में देखते हुए कहा, परफेक्ट, अब इस पेंटिंग की खूबसूरती और बढ़ गई क्योंकि इसे मेरी जानम ने पहना है। इतना कहकर काव्यांश ने अपने लब को कांची के गालों पर रख हल्का सा किस किया और फिर कांची को छोड़ते हुए कहा, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया। कांची गुस्से से अपने गाल को रगड़कर साफ खुद को आईने में देख रही थी। उसकी नज़र अपने गले में पहने हुए पेंडेंट पर थी। वाकई उसके गले में वो पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अपार्टमेंट रात के 9 बजे। शौर्य अपार्टमेंट का डोर ओपन करके अपार्टमेंट के अंदर आया तो अपार्टमेंट का हाल देखकर शॉक्ड हो गया। पूरा अपार्टमेंट फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वक्त पहले भूकंप आया हो। अपार्टमेंट की हालत देखकर शौर्य की हार्ट बीट बढ़ गई। उसे लगा कि हो सकता है कि अपार्टमेंट में चोर आया हो। उसे तुरंत निधि का ख्याल आया तो वह दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ गया, लेकिन जब वह रूम में गया तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। रूम की हालत लिविंग एरिया से भी ज्यादा बेकार थी। उसे बेड के पास निधि जमीन पर बैठी मिली, जिसने अपने सर को अपने घुटने पर रखकर बैठी थी।
उसके हाथ और पैर में चोट आई थी। शौर्य दौड़ते हुए निधि के पास जाकर निधि के शोल्डर को पकड़ते हुए निधि को हिलाते हुए पूछा, लिटिल गर्ल क्या हुआ है? निधि ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो शौर्य हैरान हो गया। एक पल को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। निधि के सिर पर बैंडेज लगी थी, आंखें सुर्ख लाल थी, आंखों में आंसू था, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा सूज गई थी। निधि के चेहरे पर जगह जगह खरोंचें लगी थी। निधि का चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था। निधि को इस तरह देखकर शौर्य को तकलीफ हो रही थी। सॉरी, अपने हाथों से निधि के चेहरे को थमते हुए निधि से पूछा, ये सब कैसे हुए? आना स्टूडियो गई थी ना, तुम्हारे साथ किसने किया है? निधि अपनी भारी पलकों को उठाते हुए शौर्य को देखते हुए कहा, तुमने किया है? शौर्य हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, व्हाट? क्या आने वाला वक्त कांची काव्यांश के बीच दूरियां खत्म करेगा, यह उन्हें अलग कर देगा। लवली रिजॉर्ट। काव्यांश की कार लवली रिसोर्ट के सामने रुक गई। काव्यांश कार से बाहर आया और पैसेंजर सीट के साइड जाकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया तो कांची बाहर आ गई। वह जैसे ही बाहर निकली उसे ठंड का एहसास हुआ। कार में उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि हीटर ऑन था। कांची को ठंड लगते देख काव्यांश ने कार की बैकशीट का डोर ओपन किया और एक वाइट फेदर कोट निकालकर कांची को देते हुए कहा, पहन लो इसे, जानम ठंड नहीं लगेगी। कांची काव्यांश के हाथ से कोट को लेते हुए जल्दी से पहन लिया। उसके ऊपर वह जैकेट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कांची इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। काव्यांश ने कांची के हाथ को पकड़ा और अपने साथ रिसोर्ट के अंदर ले जाने लगा। कांची यह सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उसे अपने डैड के बारे में जानना था। एक वही तो थे जिनके लिए कांची आज तक जिंदा थी। हर प्रॉब्लम को बिना डरे लड़ते आ रही थी। काव्यांश कांची को लिए हुए लवली रिसोर्ट के गार्डन में आया जहां एक बहुत बड़ा सा पियानो रखा था। काव्यांश कांची को पियानो के सामने बैठाते हुए कांची के पीछे खड़े होते हुए कांची से कहा, जानम तुम्हें पियानो बहुत पसंद है ना, मैं चाहता हूँ आज तुम इस पियानो पर अपने सबसे फेवरेट म्यूजिक प्ले करो। कांची पियानो को देखते हुए काव्यांश से कहा, हम यहाँ तो डेट के बारे में बात करने आए थे ना, तो ये सब क्या है? काव्यांश कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम इतनी खुदगर्ज क्यों हो जानम? अब कुछ पाने के लिए तुम्हें थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है जो तुम मुझसे भाग रही हो? कांची ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने प्यार के साथ जिंदगी जीना, वक्त बिताना फूलों के महल में रहने जैसा होता है। लेकिन अगर एक दुश्मन के साथ जिंदगी जीना हो, वक्त बिताना हो, तो कांटों के महल में रहने जैसा हो जाता है। सच बताऊं तो कांटों के महल में रहने से सिर्फ दर्द मिलता है और तकलीफ महसूस होती है। तुम चाहते हो ना मैं पियानो प्ले करूं? तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करती हूं। कांची की बातें काव्यांश को चुभ रही थी। काव्यांश ने कांची से पूछा, तुम मुझे अपना दुश्मन मानती हो या प्यार? कांची ने एक्सप्रेशन लेस फेस से कहा, समझदार को इशारा ही काफी होता है, मैंने तो फिर भी सेंटेंस पूरा किया है। मैं पियानो प्ले करती हूँ, इतना कहकर कांची पियानो को प्ले करने लगी। पियानो से बहुत ही प्यारी धुन निकल रही थी। कांची पियानो को प्ले करते हुए अतीत की यादों में खो चुकी थी। वह पियानो तो उसकी जिंदगी था। उसे बचपन से पियानो प्ले करना बहुत अच्छा लगता था। वह पियानो में अपना करियर बनाना चाहती थी। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड चाहते थे कि वो लॉयर बने। एक ऐसी लॉयर जो सच को सामने लाने के लिए हर हदें पार कर जाए। एक ऐसी लॉयर जो सिर्फ सच के लिए लड़े। कांची ने पियानो प्ले करना छोड़ा नहीं, बल्कि उसने पियानो के साथ साथ में अपने पापा का सपना भी पूरा किया। वो वक्त के साथ एक बहुत ही अच्छी लॉयर बन गई। लेकिन उसे क्या पता था जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, एक दिन वही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे।
लॉयर बनने के बाद कांची को एहसास हुआ जो खुशी उसे केस जीत कर हो रही थी शायद वो खुशी लोगों के बीच पियानो बजाकर नहीं मिलती। पियानो तो शौक था, मंजिल नहीं थी। काव्यांश कांची के पास अपने घुटने पर बैठते हुए कांची के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कांची से कहा, क्या हुआ जानम? मेजर राम के बारे में सोच रही हो? कांची अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश कांची के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है 2 दिन बाद मेजर राम कराची के लॉकअप से निकलकर इंडिया वापस आ रहे हैं। वह तुम्हारे पास यानी अपनी बेटी के पास आ रहे हैं। जानम, मैं तुम्हें हर हाल में हर कीमत पर खुश देखना चाहता हूँ। जानम, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं मानता मैं अपनी जानम को किसी के साथ बांट नहीं सकता, मेजर राम के साथ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी सनक को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। जानम, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मेरी गलतियों पर मुझे डांटोगी, मेरी सनक मुझे सजा दोगी, लेकिन कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। काव्यांश ये सब कह रहा था कि उनके ऊपर स्नोफॉल होना शुरू हो गई। कुदरत भी काव्यांश के इश्क पर मेहरबान हो रहे थे। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। कांची गार्डन के बीच बैठी थी, काव्यांश उसके पास घुटने पर बैठा था और ऊपर से स्नोफॉल। वो मंजर बहुत ही रोमांटिक था। कांची जोर जोर से हंसने लगी। काव्यांश हैरानी से कांची को देखने लगा। कांची काव्यांश के हाथ से अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, वाओ जान, क्या एक्टिंग की है आपने। काव्यांश के माथे पर सिकन आ गई। वो बिना पलके झपकाए कांची को देखते हुए कहा, जानम, तुम्हें ये सब एक्टिंग लग रही है। तुम्हें मेरी फीलिंग्स एक्टिंग लग रही है। कांची ने काव्यांश से कहा, मैं एक बार बेवकूफ़ बन सकती हूँ जान, बार बार नहीं। तुम्हें पता है एक बार तुम्हारे लिए मेरे इस दिल में, कांची दिल की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे न बर्दाश्त कर पाने वाला दर्द दिया था। मेरे शोल्डर को सिगरेट से जला दिया था। तुम्हें लगता है ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद मैं तुम पर दोबारा यकीन करूंगी? नहीं जान, मैं तुम पर दोबारा यकीन नहीं कर सकती और तुम मेरे डैड को इंडिया वापस लाकर कोई महान काम नहीं कर रहे हो। तुम बस अपने बाप के गुनाहों को कम करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मिस्टर काव्यांश रघुवंशी, आप मेरे लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि आपकी फैमिली बच जाए। लेकिन आप भी मेरी बात ध्यान से सुने, कुछ भी हो जाए मैं न आपको और ना ही आपकी फैमिली को किसी को भी माफ़ नहीं करूंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूं। मुझे वह मासूम सी लड़की समझने की गलती मत करना जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या लगता है जान? आपके ये प्यार के 4 सेंटेंस मेरी रूह पर लगी चोट को ठीक कर देंगे। आपको लगता है कि मैं उन बीवियों में से हूं जो अपने हस्बैंड के टॉर्चर को ये सोचकर भूल जाए कि यह तो हस्बैंड का हक होता है। तो सॉरी टू से जान, मैं आज की बीवी हूं जो भूलने वालों में से नहीं, सजा देने वालों में से हूं। आपको क्या लगा कि मैं आपके साथ यह मनहूस वीकेंड स्पेंड करने आई हूं? नहीं, मैं यहाँ आपको सजा देने आई हूँ। जब हम किसी पर भरोसा करते और यह यकीन करने लगते हैं कि वो हमारी बातें मानने लगा है, वो हमें समझने लगा है, तब वही शख्स आपको धोखा दे दे तो बहुत तकलीफ होती है। आपको लगा था ना कि मैं आपको समझने लगी हूँ, आपको लगा कि शायद मैं आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने लगी, पर नहीं, मैं आज भी वही खड़ी हूँ जहाँ कुछ दिन पहले खड़ी थी। कैसा महसूस हो रहा है जान? तकलीफ हो रही है ना? काव्यांश शॉक्ड था। उसे अपनी बॉडी सुन्न होती महसूस हो रही थी। कांची काव्यांश के गाल पर हाथ रख प्यार से कहा, मैं आपकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकती थी, लेकिन अपने साथ की गई जबरदस्ती को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इसी जबरदस्ती की वजह से मैंने अपनी मामा को खोया है। अब उसकी वजह से मैं अपना और कुछ नहीं खो सकती।
काव्यांश पूरी ताकत लगाकर जमीन से उठकर जैसे ही खड़ा हुआ वह तुरंत जमीन पर गिर गया। वह पूरा का पूरा जमीन पर लेट गया। वह अपने हाथ पैर को हिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। कांची ने कॉल लगाकर कहा, अंदर आओ। कांची के इतना कहते ही सैम अंदर आया। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे। वो सभी काव्यांश को उठाकर एक बड़े से रूम में लेकर गए। उनके पीछे कांची भी चली गई। वो सभी काव्यांश को बेड पर लेटाकर रूम से बाहर चले गए। कांची ने रूम को लॉक कर दिया और फिर काव्यांश के सामने चेयर पर बैठ गई। काव्यांश की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। उसकी पूरी बॉडी उसे पैरालिसिस महसूस हो रही थी। कांची ने काव्यांश को देखते हुए कहा, कैसा लग रहा जान? तकलीफ हो रही है ना? दर्द महसूस हो रहा है ना? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आपकी बॉडी में जो जलन महसूस होगी ना वह बर्दाश्त के बाहर होगी। आप सोच रहे ना अचानक आपके साथ क्या हुआ? तो मैं बताती हूँ। यहाँ आने से पहले आपने कॉफ़ी पी थी। उसे कॉफ़ी में एक ऐसा ड्रग था जो इंसान की बॉडी को कुछ घंटे के लिए पैरालाइज कर देता है। उस ड्रग की वजह से इंसान की बॉडी काम करना बंद कर देती है लेकिन उसका माइंड प्रॉपर काम करता है। गुजारते वक्त के साथ धीरे धीरे उस इंसान की बॉडी में ऐसी जलन होती है जो बर्दाश्त के बाहर होती है। काव्यांश गुस्से से चीखते हुए दांत को पीसते हुए कहा, जानम तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत पछताओगी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आपने जो किया था मेरे साथ वह अच्छा था। अब आपको एहसास होगा कि जब एक आदमी बिना एक औरत की मर्जी के उसके ऊपर सवार होता है तो कैसा महसूस होता है। आपको याद है जान, 2 दिन पहले मैं भी इसी तरह बैड कर लेती थी, चाहकर भी कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि आप मेरे ऊपर सवार थे। इस वक्त जो बेबसी और गुस्सा आपको महसूस हो रहा है ना, वही एहसास मुझे उस दिन महसूस हो रहा था। मैं चाहकर भी आपसे लड़ पा रही थी जैसे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जबरदस्ती की छुअन से मेरी बॉडी में जो जलन महसूस हो रही थी ना, आपको भी वही जलन महसूस होगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, चाहे एक बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो या एक लड़की हो, अगर वह ना कहती है तो इसका मतलब ना ही होता है हाँ नहीं होता। आप मेरे हस्बैंड हैं। आपका पूरा हक है मुझ पर, लेकिन बीवी के भी हाँ होनी चाहिए। समझ में आया आपको? ये दर्द आपको एहसास दिलाएगा कि किस तरह आपने मुझे दर्द दिया था। मैं आपके साथ ऐसा करना चाहती थी लेकिन आपने भी मुझे आपके साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया। काव्यांश की बॉडी में जलन होना शुरू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी आग जल रही है। काव्यांश के हाथ पैर नहीं हिल रहे थे लेकिन उसकी आंखें वक्त के साथ लाल पड़ती जा रही थी। उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलने लगी थी। कांची के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आज उसने अपने साथ हुई जबरदस्ती का बदला ले लिया था। एक आदमी चाहे हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड, उसका कोई राइट नहीं कि वो एक लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी से कोई भी रिश्ता बनाए। काव्यांश को इस तरह दर्द में तड़पते देखकर कहा, जान आपको 3 घंटे ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ जब आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मुझे आपकी माफ़ी चाहिए भी नहीं। आपकी चीखें और ये लाल पड़ती आंखें और आपका इस तरह दर्द से तड़पना मेरे दर्द का मरहम बन चुका रहा है। काव्यांश ने चीखते हुए कहा, जानम यह मरहम तुम्हारी दर्द को नासूर बनाएंगे, वादा करता हूँ। तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, बहुत पछताओगी आज के दिन के लिए। कांची ने दर्द से मुकुराए हुए कहा, इस दर्द के साथ एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वह चेयर से उठकर रूम से बाहर चली गई। रूम के बाहर सैम खड़ा था। कांची ने सैम को देखते हुए कहा, 3 घंटे बाद मिस्टर रघुवंशी को एंटीडोट दे देना, मैं मृत्युंजय के पास जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। सब कुछ बदलने लगा था। 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीने में सबकी जिंदगी बदल गई थी। काव्यांश की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया था। 2 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से
साक्षी जी और मानव जी की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से पूरा माथुर फैमिली हिल गया था। काव्यांश उस दिन के बाद से कांची से नहीं मिला था, क्योंकि वह एक हफ्ते बाद ही मुंबई चला गया था। मारने से पहले मानव जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर जाना चाहते हैं। काव्यांश की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसे अब तक पता नहीं चला था कि उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। कौन थी महबूबा? एक माँ बाप चाहे कितने भी गलत हो, लेकिन एक बच्चे के दिल में उनके लिए उनका प्यार खत्म नहीं हो जाता। काव्यांश पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। तो वही निधि भी शौर्य को छोड़कर उदयपुर चली गई थी। उसने शौर्य के छोड़ने की वजह नहीं बताई थी। वह बिना कुछ कहे अपना सब कुछ छोड़ उदयपुर आ गई थी। कांची की जिंदगी में खुशियां आ गई थी, क्योंकि उसके डैड उसे मिल गए थे। कांची, निधि और मेजर राम उदयपुर के एक छोटे से घर में रहते थे। वह तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कांची इन 2 महीनों में काव्यांश को भूल चुकी थी। कांची का काव्यांश के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन वह भूल गई थी कि किस्मत के बनाए गए कनेक्शन इंसान नहीं खत्म कर सकता था। कियारा भी आजकल बहुत खुश रहती थी, क्योंकि विराज अपनी मीटिंग और एक मकसद से मुंबई आया था। कियारा मिस्टर राजपूत की शिकायत करती और विराज हंसकर उसे सुनता था। कियारा आज भी उसी तरह मनन से दूर रहती थी। वो मनन के प्यार को देखकर अनदेखा कर रह बड़ी ही थी, क्योंकि उसे मोहब्बत की बीमारी से दूर रहना था। विराज की जिंदगी में एक लड़की थी, जिससे मिलने वो मुंबई आया था। उसने उस लड़की को कभी देखा नहीं था। ऑनलाइन उनकी मुलाकात हुई थी, और बात होते होते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। 2 महीने बाद मुंबई, मूनलाइट बार। शौर्य, काव्यांश और मनन तीनों आज फिर उसी बार में साथ में बैठे शराब पी रहे थे। काव्यांश को कांची की याद आ रही थी, लेकिन वह कांची को भूलना चाहता था, क्योंकि जब से वह उसकी जिंदगी में आई थी उसकी जिंदगी खराब हो चुकी थी। शौर्य ने ड्रिंक का सिप लेते हुए काव्यांश से कहा, तुम्हें पता है डार्लिंग, इन लड़कियों के लिए कुछ भी कर लो, ये कभी खुश नहीं होती। पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या होती है। मनन बैठा जूस पी रहा था, क्योंकि वह आज कोई भी नशा नहीं करता था। मनन ने मुस्कुराते हुए कियारा के बारे में सोचते हुए कहा, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। शौर्य और काव्यांश मनन को देखने लगे मानो वह पूछ रहे हो, तुम कैसे एग्री करते हो, क्या कभी किसी लड़की को हैंडल किया है? मनन ने जब दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो कहा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। शौर्य जो ड्रिंक पी रहा था, उसकी ड्रिंक फव्वारे की तरह उसके मुंह से बाहर आ गई, सामने बैठे काव्यांश पर गई। काव्यांश गुस्से से खड़े हुए कहा, याक। वह जैसे ही कुछ कहता, एक बोल्ड लड़की टिश्यू पेपर से उसकी कोट को साफ करते हुए कहा, आप ठीक है ना बाबू साहेब? काव्यांश अपनी खतरनाक आंखों से उस लड़की को घूरने लगा, जिसकी बॉडी पर बहुत ही छोटे कपड़े थे। उस लड़की ने काव्यांश को एक झटके से चेयर पर बैठाते हुए कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं बाबू साहेब? कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। काव्यांश ने उस लड़की से खूंखार नजरों से घूरते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तमाशा नहीं बनना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ बाबू साहेब, क्योंकि इस नाचने वाली का आप पर दिल आ गया है। मनन और शौर्य दोनों ही हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रेखा है, मैं यहाँ इस बार में नाचती हूँ। अरे मैं कितने दिन से देख रही हूँ बाबू साहेब, आप इधर आते हैं, इसी जगह पर बैठते हैं, इस बार की सबसे महंगी शराब पीते और चले जाते हैं। किसी ने दिल तोड़ा है, ये किसी से प्यार हो गया है। अरे ये प्यार साला होताइच कमीना है, बिना पूछे हो जाता है, जैसे मुझे आपसे हुआ है। काव्यांश को अपने ऊपर लगातार किसी की नजरें महसूस हो रही थी।
उसे लगा जैसे कोई उसे कब से उसे घूर रहा है। उसने साइड में देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने ऊपर किसी नजरें महसूस हुई थी। काव्यांश बार में लगे काउच पर से उठते हुए कहा, मुझे तुम जैसी नाचने वालियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और पर ट्राई करो। रेखा का मुंह बन गया। उसने जाते हुए काव्यांश की कलाई पकड़ कर कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ बाबू साहेब, मेरे प्यार पर मेरा काबू नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं आपको हर खुशी दूंगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। रेखा के हाथ पकड़ने से काव्यांश के पूरी बॉडी में गुस्से की लहर दौड़ गई। शौर्य और मनन दोनों अपनी हलक को गीला करते हुए रेखा को देखने लगे। वह जानते थे उनका सिरफिरा भाई कैसा है। काव्यांश अपनी अंगारे की तरह लाल आंखों से कभी अपनी कलाई को देखता तो कभी अपने सामने खड़ी लड़की को देखता। काव्यांश के माइंड को एक बात ट्रिगर हुई कि वह भी कांची के साथ तो यही करता था। कांची भी तो उससे प्यार नहीं करती थी, फिर उसे अपने साथ रखने हर मुमकिन कोशिश की थी। जो इस वक्त उसे महसूस होता था, उसे भी तो वही होता होगा। काव्यांश रेखा के हाथ को झटकते हुए कहा, अपनी हद में रहो, समझ नहीं आता मैंने क्या कहा है। मुझे तुम में ये किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जानम से इश्क करता हूँ। रेखा भी हार मानने वाले में से नहीं थी। उसने भी कहा, कौन सी जानम बाबू साहेब? वही जिसके धोखे में आप यहाँ रोज शराब पीने आते हैं। भूल क्यों नहीं जाते आप अपनी उस जानम को जो आपकी जानम आपको दे सकती है? मैं भी आपको दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको खुश कर सकती हूँ। काव्यांश मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट बहुत कातिलाना थी। बाहर के सभी लोग अब काव्यांश को देख रहे थे। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। रेखा के चेहरे पर जहां हैरानी थी, अब मुस्कुराहट ने जगह ले ली। शौर्य और मनन दोनों हैरानी से काव्यांश को देखने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि काव्यांश कुछ ऐसा फैसला करेगा। काव्यांश ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें यही रहना होगा, यही नाचना होगा और मैं रोज तुमसे यही मिलने आऊंगा जब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं होता। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ से अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। काव्यांश ये सब सामने लगे ब्लैक ग्लास में देखकर बोल रहा था, जैसे वह उस ब्लैक ग्लास में किसी का अक्ष देख रहा है। रेखा ने मुस्कुराते हुए काव्यांश को गले लगा लिया, लेकिन काव्यांश वैसे ही खड़ा ब्लैक ग्लास में देख रहा था। काव्यांश ने रेखा को खुद से दूर किया और वहां से चला गया। मनन और शौर्य भी उसके पीछे चले गए। उदयपुर रानावत मेंशन। मृत्युंजय ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने आर्मी ड्रेस पहन रखी थी। वो उस ड्रेस में काफी हैंडसम लग रहा था। तभी उसे अपने कमर के चारों तरफ किसी की पकड़ महसूस हुई तो उसने आईने में देखा। उसका सुकून उसके गले लगा खड़ी है। मृत्युंजय अपनी वॉच को पहनते हुए कहा, आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? ताशा ने अपने सिर को मृत्युंजय के सिर पर रखते हुए कहा, सॉरी लव। मृत्युंजय ताशा के चेहरे को पकड़कर ताशा के चेहरे को ऊपर कर कहा, सॉरी क्यों? ताशा मोहब्बत भरी नजरों से मृत्युंजय को देखते हुए कहा, उस रात आपके साथ सौदा करने के लिए मैं अपनी सनक में इतनी अंधी थी कि अपने अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे दिया था। आपके साथ रहते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने काव्यांश को कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं अपने पागलपन और सनक में बस उसे हासिल करना चाहती थी। मृत्युंजय ताशा को गले लगाकर कहा, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, मैंने भी आपको अपने साथ रखने के लिए आपसे ऐसी डील की। मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा पहला प्यार मेरे दोस्त के पीछे पागल है, तो मैंने तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए, प्यार के मायने बताने के लिए आपके साथ वह डील की। तुम्हारी बातों से मैं जान गया था कि तुम काव्यांश से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, क्योंकि जो प्यार करते हैं वह दूसरों के साथ सोने का सौदा नहीं करते हैं। ताशा हैरान होते हुए कहा, काव्यांश आपके फ्रेंड है?
मृत्युंजय मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह मेरा फ्रेंड है और कांची मेरी छोटी बहन है, मैं उसी के लिए यहाँ आया था। कांची के डैड को उनसे मिलवाने आया था। मेरा काम हो गया तो मैं अब वापस जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। ताशा पहले वाली ताशा नहीं रही। मृत्युंजय के प्यार और पैम्पर ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। वह मृत्युंजय से प्यार करने लगी थी। इन 2 महीनों में मृत्युंजय उसकी जीने की वजह बन गया था। उसकी जिंदगी में काव्यांश अब कहीं भी नहीं है। ताशा की आंखों में आंसू था। उसने प्यार से मृत्युंजय को देखते हुए पूछा, कब आओगे? मृत्युंजय प्यार से अपने लब को ताशा के फहद पर रखा तो ताशा अपनी आंखें बंद कर मृत्युंजय की छुअन को खुद में उतारने लगी। मृत्युंजय ताशा से अलग होकर ताशा के चेहरे को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा, अगर जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा। मृत्युंजय के इस वर्ड से ताशा के दिल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। ताश अपने हाथों को मृत्युंजय के होठों पर रखते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मृत्युंजय मुस्कुराते हुए ताशा के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए ताश से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ बेबी, और आर्मी ऑफिसर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब तक जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरा इंतजार मत करना, मैं चलता हूँ। ताशा की आंखों में आंसू था। आज उसे सही मायने में एहसास था कि प्यार का दर्द कैसा होता है। प्यार की आखिरी मंजिल ही तो दर्द है। जिसने सच्चा प्यार किया उसे दर्द से सामना करना ही पड़ता है। उदयपुर, सुबह का वक्त। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कांची कहीं खोई हुई चम्मच को प्लेट में हिला रही थी। राम और निधि उसे यह करते हुए कब से देख रहे थे। निधि टेबल पर कसकर हाथ मारते हुए कहा, क्या सोच रही हो कांची? 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, जब से मुंबई से आई हो खोई सी रह रही हो। कुछ हुआ था क्या मुंबई में? निधि के इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारने से कई हड़बड़ाकर टेबल से उठते हुए कहा, क्या हुआ? निधि कांची को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, बैठो। कांची बैठ गई तो मेजर राम ने कांची के चेहरे को देखते हुए पूछा, लाडो क्या हुआ है आपको? मैं भी देख रहा हूँ, आप जब से मुंबई से आई है कुछ परेशान सी लग रही हैं। आपका चेहरा भी पीला पड़ता जा रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है, बताए हमें। कांची ने मुस्कुराते में कहा, नहीं डैड आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। बहुत नींद आ रही है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए ना, मेरा मूड नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इतना कह कांची चेयर से उठकर जैसे ही जाने को हुई उसका सिर चकरा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कांची को ऐसे गिरते देख निधि और मेजर राम जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर निधि के पास आ गए। अपनी बेटी को ऐसे देखकर मेजर राम की तो जान ही निकल गई। निधि कांची के गाल को थपथपाते हुए कांची को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांची को होश नहीं आ रहा था। काव्यांश आकर अपनी जीप में बैठते हुए ड्राइविंग सीट को संभाली। मनन पैसेंजर सीट पर बैठ गया तो वही शौर्य पीछे सीट बैठते हुए जीप में पड़ी चिप्स के पैकेट को उठाकर फाड़कर चिप्स खाते हुए पूछा, ये क्या था डार्लिंग? मनन भी काव्यांश को घूर रहा था। उसने काव्यांश को घूरते हुए पूछा, मुझे भी जानना है ये सब क्या है? तुम कांच को धोखा देने वाले हो। काव्यांश जीप की स्पीड को बढ़ाते हुए मनन को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कांच को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मेरी जाना मुझसे खुद दूर रहना चाहती थी, बस मैं उसकी विश पूरी कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब एक हॉट लड़की मुझे सामने से अप्रोच कर रही है तो मैं उसका दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। अब कोई मुझसे प्यार करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता ना। मनन हैरानी से काव्यांश को देखने लगा तो वही शौर्य जिसके मुंह में चिप्स भरे थे उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मनन से इशारे से कहा, मनन मुझे चींटी काटना, तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना। मनन ने गुस्से से शौर्य को जोरदार की चींटी काट ली, जिससे शौर्य की चीख निकल गई और उसके मुंह में भरी चिप्स बाहर आ गई और मनन के कपड़ों पर गिर गई।
मनन शौर्य को घूरते हुए कहा, गंदे इंसान, कभी तो बड़े होने का सबूत दो, हमेशा बच्चे जैसे ही हरकत करते हो। शौर्य ने अपने गालों को फुला लिया। उनकी जीप अंधेरी रात में मुंबई के सड़कों पर दौड़ रही थी। रात का वक्त था, इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। मनन ने अब सीरियस होकर काव्यांश से पूछा, तुम सच में कांच को भूलना चाहते हो? काव्यांश ने एक नज़र मनन को देखा और फिर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपनी जानम को भूलना चाहता हूँ। इन 2 महीनों में तो मैं ये जान गया हूँ कि हम जिसके पीछे भागते हैं ना, उसे हमारी कदर नहीं होती। तुम्हें पता है मनन, इन 2 महीनों में उसने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। ये भी नहीं जानना चाहा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। वो अपने डैड के साथ अपनी जिंदगी में खुश है, मेरे बिना उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो मैं भी अब अपनी जिंदगी में खुश होना चाहता हूँ। शौर्य पीछे से काव्यांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में मेरी सौतन को भूलना चाहते हो? मेरे डार्लिंग की सनक इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? काव्यांश ने जीप को रोक दिया। उसने जीप से उतरते हुए जीप में रखे वाइन की बोतल को हाथ में लेते हुए खाई की तरफ जाने लगा। मनन शौर्य भी उसके पीछे चल दिए। वह मुंबई की सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे। वो तो एक साथ आसमान की तरफ देख रहे थे, जहां चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा था। काव्यांश वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी जानम बिल्कुल इसी नशे की तरह है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। मैं उसे अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मॉम डैड के जाने के बाद वही मेरी जिंदगी थी, लेकिन वह मेरे बिना खुश है, इसलिए मेरा ये बदतमीज दिल उसके पास नहीं जाना चाहता। क्योंकि इस बदतमीज दिल की भी अपनी इज्जत है। वह बार बार दूसरे दिल के सामने इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वह चाहता है कि मैं उसे भूल जाऊं, इसलिए कोशिश करना चाहता हूं कि मैं अपनी जानम को भूल जाऊं। मनन ने गुस्से से कहा, तुम इस दिल की सुनकर एक नाचने वाली के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम उस नाचने वाली से प्यार कर पाओगे? तुम्हें पता है ना, बार और कसिनो में नाचने वाली लड़कियां किसी एक मर्द की नहीं होती। वह आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। उनका प्यार उनके खूबसूरत कपड़े की तरह होता है, जब तक उन्हें पसंद आता है तब तक पहनती है, और जब उस कपड़े का रंग उतर गया ना तो वह दूसरा ट्राई करने लगती है। इनकी मोहब्बत पैसों से शुरू होती है और बिस्तर पर खत्म हो जाती है। तुम्हें एक बार कांची से बात करनी चाहिए। काव्यांश मुस्कुराते हुए कहा, हर नाचने वाली एक जैसी नहीं होती। तुम्हें याद है मनन नयम, कुछ महीने पहले तुम ही चाहते थे कि मैं जानम से दूर हो जाऊं, और आज तुम चाहते हो कि मैं उसके करीब जाऊं। मनन कांची के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ मैं ऐसा चाहता था, लेकिन मैं गलत था। अब मैं जानता हूँ तुम एक अकेले ऐसे शख्स हो जो उसे खुशियाँ दे सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा प्यार नॉर्मल प्यार नहीं है जैसे आम कपल का होता है, तुम्हारा प्यार नेक्स्ट लेवल का है। और कांची भी कोई आम लड़की नहीं है, वह भी नेक्स्ट लेवल की है। इसलिए तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार उससे प्यार करने की कोशिश करो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो, वह मान जाएगी। उसका दिल बहुत ही खूबसूरत है। शौर्य ने भी काव्यांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम दोनों को किस्मत ने मिलाया है तो एक बार खुद ट्राई करो। काव्यांश ने दोनों के हाथ को अपने शोल्डर से हटाकर वाइन को पीते हुए कहा, पर मैं उसके साथ अब नहीं जीना चाहता। मैं उस नाचने वाली को एक मौका देना चाहता हूँ। हो सकता है जो प्यार मुझे कांची नहीं दे पाई, वह प्यार वह नाचने वाली मुझे दे दे। मनन गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुमने फैसला कर लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जरूर सोचना, प्यार को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाता जिस तरह तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो। वो तीनों ही पहाड़ पर अपने पैर को लटकाकर बैठ गए और अपने चेहरे को ऊपर कर काले घने आसमान में उसे चांद को देखने लगे। उन 2 महीना में वो तीनों एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके थे।
तीनों एक साथ ही एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उन तीनों का दिल्ली का यही रूटीन बन चुका था। वो तीनों रात में बार में जाया करते थे, ड्रिंक करते थे, उसके बाद मुंबई के उस पहाड़ पर जाकर घंटों बैठे चांद को देखा करते थे। उन तीनों को ही उसे चांद में अपना अपना पार्टनर दिखता था। कोई अपनी मोहब्बत को भूलना चाहता था, तो कोई अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहा था, तो कोई अपने अंदर पैदा हो रहे नए एहसास को समझने की कोशिश कर रहा था। उदयपुर हॉस्पिटल। 1 घंटे से डॉक्टर कांची को चेक कर रही थी। मेजर राम और निधि रूम के बाहर खड़े इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। मेजर राम बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। एक वही तो थी उनके जीने का बड़ी ही वजह। डॉक्टर बाहर आई तो निधि डॉक्टर के पास जाकर जल्दी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी फ्रेंड तो ठीक है ना? डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। मेजर राम डॉक्टर को देखते हुए पूछा, बताइए डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर ने मेजर राम को देखते हुए पूछा, पेशेंट के हस्बैंड कहाँ है? निधि जैसे ही कुछ बोलने को हुई मेजर राम ने कहा, वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। आप मुझे बताइए क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या उसे कोई सीरियस टाइप की बीमारी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। मिसेज कांची को चेक करने के बाद पता चला कि किसी पुरानी चोट की वजह से उनके बच्चेदानी जख्मी हो गई है। एक बेबी होता तो शायद वह सरवाइव कर पाती, लेकिन उन्हें ट्विंस बेबी है। इन सब के बावजूद अगर वह बेबी कैरी करती है तो डिलीवरी के टाइम बहुत ही खतरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहती आप इनके हस्बैंड को बुला ले। मैं उनसे कहूं कि वह अपनी वाइफ को एबॉर्शन के लिए मनाए। ये काम एक हस्बैंड से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एबॉर्शन ही सबसे लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं डायरेक्ट उनसे कहूंगी तो वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि मैं ऐसे केस हर महीने देखती हूँ। एक माँ कभी अपने बच्चे को अबॉर्ट करने को तैयार नहीं होती। उम्मीद रहे आप समझ रहे होंगे। मेजर राम सदमे से चेयर पर बैठ गए थे। निधि भी परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो यह उदास जिंदगी उनके साथ यह कैसा मजाक कर रही है। निधि ने कुछ सोचते हुए एक फैसला किया। वो वहां से हॉस्पिटल के बाहर चली गई। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया तो रिंग जाने लगी। मुंबई। शौर्य जो सुबह के 11 बजे तक सो रहा था, उसने नींद में ही फोन रिसीव करते हुए कहा, कौन बोल रहा है? निधि ने दूसरी साइड से कहा, मैं बात कर रही हूँ। शौर्य ने नींद भरी आवाज में कहा, मैं का कोई नाम है? ये बेनाम ही है। निधि ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बीवी बात कर रही हूँ, धोखेबाज इंसान। निधि के इस तरह चिल्लाने से शौर्य की नींद फुर हो गई। उसने फोन को कान से दूर कर अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए कहा, फाड़ दिए मेरे कान के पर्दे। शौर्य भी फोन को कान से लगाते हुए टांट मारते हुए कहा, तो लिटिल गर्ल हस्बैंड से नाराज होकर मायके जाने का भूत उतर गया जो अपने हस्बैंड को सुबह सुबह फोन किया है। बकवास बंद करो अपनी, मुझे जीजू से बात करनी है, उनका नंबर दो। शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, कौन जीजू? किसका जीजू? क्या तुमने सुबह सुबह पी रखी है लिटिल गर्ल? निधि का दिल कर रहा था वह फोन में घुसकर शौर्य का सिर फाड़ दे, लेकिन वह बेबस थी, ऐसा नहीं कर सकती थी। निधि ने दांत पीसते हुए शौर्य का नाम लिया। शौर्य। शौर्य ने शरारती लहजे में कहा, बोलो शौर्य की लिटिल गर्ल। निधि ने कहा, कांच की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे काव्यांश जीजू से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात कराओ। शौर्य ने सीरियस होते पूछा, क्या हुआ मेरी सौतन को? निधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर फिर हथौड़ा मारा है। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? शौर्य ने कहा, आई मीन कांची को क्या हुआ? निधि ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले जीजू से बात कराओ। शौर्य ने भी बहस करना ठीक नहीं समझा और बैग से उठकर काव्यांश की रूम की तरफ चला गया।
शौर्य काव्यांश के डोर को कंटिन्यू बजाए जा रहा था। काव्यांश ने डोर ओपन किया तो शौर्य जो लगातार डोर को पीट रहा, उसका हाथ काव्यांश के मुंह पर था। अपने हाथ किसी सॉफ्ट चीज महसूस शौर्य ने जब सामने देखा तो काव्यांश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने अपना फोन शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी इकलौती साली तुमसे बात करना चाहती है, लगता है। ए जूता चुराई चाहिए। निधि जो ये सब फोन के दूसरे साइड सुन रही थी, उसका दिल कर रहा था शौर्य का मुंह नोच ले। शौर्य वहां से 9-2-11 हो गया। उदयपुर हॉस्पिटल। कांची बेड पर टेक लगाए बैठी थी, उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। मेजर राम उसके साथ बेड पर बैठे उसके हाथों को कसकर पकड़ था। वो मुस्कुराते हुए अपने डैड को देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने डैड से पूछा, डैड आप खुश नहीं है? आप नानू बनने वाले हैं, वो भी एक बच्चे के नहीं बल्कि दो बच्चों के। नानू बनने की खुशी में आप अपनी स्माइल में कंजूसी मत कीजिए। मेजर राम अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो लाडो। ये जानते हुए भी कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर सरवाइव नहीं कर पाओगी तब तुम इतनी खुश हो। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी है? वह चाहती है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। कांची अपने दूसरे हाथ से अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ डैड, इसलिए खुश भी हूँ। आपको पता है 6 साल पहले जब मैं कोमा से बाहर आई थी तो मुझे सबसे बुरी कभार यही मिली थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन आज मैं माँ बन गई हूँ। मेरे अंदर 2 नन्ही सी जान पल रही है। आपको पता है मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रही थी। आप तो जानते डैड मुझे बच्चे कितने पसंद है। मैंने तो माँ बनने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने मुझे माँ बनन का मौका दिया। डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं करूंगी। जिस तरह मैं अब तक हर जंग लड़ती आई हूँ, अपने बच्चों को भी इस दुनिया में लेकर आऊंगी। अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी जहां किसी का डर नहीं होगा, जहां कोई कड़वी यादें नहीं होगी। मैं रहूंगी, आप रहेंगे और आपकी लाडो के दोनों बच्चे। हम एक हैप्पी फैमिली रहेंगे डैड। मेजर राम ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह भी अपनी बेटी के साथ खड़े थे। वह जानते थे कि उनकी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। गॉड ने उसके हाथों में खुशियां दी है तो आगे भी वह उन खुशियों की हिफाजत करेगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।